खुसरो शाह, मुबारक शाह ने खुसरो शाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नेक्स्ट हम खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस कर लिया था और उसके बाद आज तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाली लाइंस कल आपने खिलजी डायनेस्टी में यही लिखी थी कि गवर्नर ऑफ पंजाब वाज गयासुद्दीन तुगलक एट दैट टाइम, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने खुसरो शाह को, जो कि हिंदू रूलर था, उसको उसने मारा और ख़ुद ये रूलर बन गया। इस तरीके से पिछली डायनेस्टी का अख्ताम हुआ और नई डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी के नाम से स्टार्ट हुई, जो कि 1321 से लेके, अच्छा स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, एक मिनट, जो कि 1321 से लेके 1414 तक थी। हाँ जी, आप शो हो रही है स्क्रीन? हाँ जी, आप स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, आप स्क्रीन शो हो रही है? चलो ठीक है। अच्छा, तो ये 1321 से 1414 तक रहती है जी। नेक्स्ट डायनेस्टी आपकी तुगलक डायनेस्टी। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ जी, तुगलक डायनेस्टी का आगाज हो गया 1321 से 1414 तक। इसका फर्स्ट रूलर जो है तुगलक डायनेस्टी का आ गया यहाँ पर, गयासुद्दीन नंबर वन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी गयासुद्दीन तुगलक। फाउंडर वाज गयासुद्दीन, एक गयासुद्दीन बलबन था, ये तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसका जो अपना टेन्योर है वो 1321 से 1325 तक है। गयासुद्दीन का अपना टेन्योर 1321 से लेके 1325, 4 साल इसने हुकूमत की, 1325 तक। इसका जो अपना यानी कि पूरी तुगलक डायनेस्टी के टेन्योर ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जो गयासुद्दीन का अपना टेन्योर है वो 1321 से 1325 तक, 4 साल। अब क्या हुआ कि गयासुद्दीन ने किसको मारा था? खुसरो शाह को। गयासुद्दीन ने किसको मारा? खुसरो शाह को, और खुद बादशाह बन गया, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि आप पीछे से देखते आ रहे हैं कि जिसने जिसको मदद के लिए बुलाया उसने उसी का रड़ा निकाल दिया, ठीक है। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। पीछे आपने देखा कि गयासुद्दीन बलबन ने किसको बुलाया था? जलालुद्दीन खिलजी को, तो वो उसको ले डूबा। फिर जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को बुलाया तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन को ले डूबा। अलाउद्दीन ने किसको बुलाया था अपनी मदद के लिए या सल्तनत पर नजर रखने के लिए? बताएं जी। मलिक काफूर को। मलिक काफूर अलाउद्दीन को ले डूबा। फिर मलिक काफूर ने किसको बुलाया अपनी मदद के लिए? मुबारक शाह को। मुबारक शाह मलिक काफूर का बेड़ा उसने उठा दिया, ठीक है। क्या नाम है, सॉरी, मलिक काफूर ने मुबारक शाह को जो है, सॉरी, मुबारक शाह ने मलिक काफूर को बुलाया तो मलिक काफूर ने मुबारक शाह का रड़ा कर दिया। फिर मुबारक शाह ने जो है, नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं ख्याल में गलत बोल रहा हूँ। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को बुलाया तो मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को हिलाक किया, और फिर मुबारक शाह ने मलिक काफूर को मारा, ठीक है। और फिर मुबारक शाह ने बुलाया खुसरो शाह को तो खुसरो शाह ने मुबारक शाह को मार दिया, ठीक हो गया। और फिर खुसरो शाह को किसने मार दिया? अब लास्ट पे गयासुद्दीन
तुगलक ने, ठीक है, और खुद वो हुक्मरान बन बैठा गयासुद्दीन तुगलक। यही कहानी आगे भी चलती, यानी कि अब भी मौजूदा भी हालात देखे ना तो ऐसे ही हो रहा है। पोस्ट पार्टीशन में भी ऐसे ही हुआ था, सिकंदर मिर्जा ने बुलाया था अयूब खान को, तो वो उसको ले डूबा। फिर जुल्फकार अली भुट्टो ने बुलाया था जिया उल हक को अपनी मदद के लिए, जिया उल हक भुट्टो को ले डूबा, ठीक है। फिर दूसरे इसी तरीके से मियाँ साहब ने बुलाया था परवेज मुशर्रफ को, तो मियाँ परवेज मुशर्रफ ने मियाँ साहब का बेड़ा उठा दिया, ठीक हो गया। समझ आ रही है ना सारी बात की? तो यही सियासत है। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी, यस सर। 4 साल तो हुकूमत की इसने तुगलक ने, लेकिन जब इसको पता चला कि एक बंगाल का चीफ था, उसे उसका नाम था नसीरुद्दीन, द चीफ ऑफ बंगाल वाज नसीरुद्दीन। बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था इंडिया का, नसीरुद्दीन, ठीक हो गया। उसको पता चला कि ये नसीरुद्दीन जो है ना बगावत कर रहा है, तो इसने नसीरुद्दीन को मरवा दिया, रियासुद्दीन ने, ठीक है। वाज मर्डर्ड बाय रियासुद्दीन। तो किसने मर्डर किया इसका? रियासुद्दीन ने, ठीक हो गया। अब क्या कि अब वो उससे जंग लड़ के या नसीरुद्दीन को मार के वापस आ रहा था अपने घोड़े पे, कौन? रियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अपने घोड़े पे वापस आ रहा था, तो घोड़ा अपना जनाब दौड़ा रहा था टकाटक टकाटक टकाटक, ठीक है। और घोड़े के पीछे जो है ना इसी का बेटा बैठा था, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के पीछे उसका बेटा बैठा था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसको तारीख में प्रिंस जूना खान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पीछे बैठा था अपने बाप के, और आगे से बाप जो है गयासुद्दीन तुगलक धड़ाधड़ घोड़ा चला रहा था और चला रहा था। और एक ना टनल आई, टनल कहते हैं पहाड़ों के अंदर से जो रास्ता जाता है ना उसे टनल कहते हैं, और पहाड़ों के ऊपर से जो रास्ता जाता है उसे पास कहते हैं। तो पहाड़ों के अंदर से रास्ता आया तो अंदर से गुजरना था, तो जैसे ही घोड़ा उस टनल के अंदर से दाखिल होने लगा, तो वैसे ही आपको पता है घोड़े पर बैठे तो बंदा उछलता रहता है, तो जैसे ही वो अंदर टनल के अंदर दाखिल होने लगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि उसका बेटा था पीछे बैठा था, उसने थोड़ा सा और अपने बाप को ऊपर उठाया। तो जैसे ही ऊपर उठाया, वो पहले ही उछल रहा था उसका बाप, जैसे ही उसने थोड़ा और ऊपर उठाया तो उसका जो सर है वो जाके लगा उसमें टनल में ऊपर, उसके पहाड़ पे, तो वो वहीं पे फौत हो गया, ठीक हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक आ गया जी अब सल्तनत पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेटा आ गया सल्तनत पे, नाउ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन, तो इसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया, गयासुद्दीन तुगलक was died in accident and his son became the next ruler, द नेक्स्ट रूलर। उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको तारीख में प्रिंस जूना खान के नाम से जाना जाता है, प्रिंस जूना खान, ठीक है, प्रिंस जूना खान, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक का टेन्योर है 1325 से लेके 1351 तक, जाना हमने 1414 तक है। इसका टेन्योर है 1325 से 1351, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये थोड़ा पढ़ा लिखा भी इंसान था, ठीक है। ज़्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी समटाइम ऐसे काम कर देते हैं। तो पहले वैसे ये दक्कन का गवर्नर भी रहा, ठीक है। और इसके कुछ अच्छे कारनामे भी थे। फॉर एग्जांपल इसने क्या नाम है, टैक्सेशन जो है ना दोआबों पर, दोआब कहते हैं कि दो दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन होती है उसे दोआबा कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। टैक्सेशन ऑन दोआब, दोआब कहते हैं दो दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन होती है उसे दोआबा कहते हैं, ठीक हो गया। तो जो दोआबे थे उन पे, यानी कि तब इंडिया में बड़े दोआबे गंगा और जमुना के थे, तो वहां पर उसने टैक्स लागू किए ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ उन्हें उसने रेवेन्यू रजिस्टर्ड जो है उनको रजिस्टर किया, जितने भी रेवेन्यूज थे
ठीक है, साथ ही इसी टैक्स के साथ उनको मेंटेन किया, ठीक है, रेवेन्यूज को। और फिर इसने एक काम ये किया कि पहले जितने भी सलातीन थे उनका कैपिटल जो है वो दिल्ली होता था। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से दौलताबाद जो है वो कैपिटल किसने मुंतकिल किया? मोहम्मद खान तुगलक ने। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। he shifted the capital from दिल्ली टू दौलताबाद। ये दौलताबाद वही है, देवागिरी, जहाँ पे मैंने बताया था ना अलाउद्दीन और उसके भाई ने मिलकर हमला किया था और लूट मार की थी। ठीक है, तो ये वो उसी को दौलताबाद कहते हैं। तो यहाँ पे उसने कैपिटल शिफ्ट किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और कॉपर करेंसी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉपर करेंसी फर्स्ट टाइम। कॉपर करेंसी फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहले जो है वो फेयर करेंसी होती थी, यानी कि सिल्वर की करेंसी होती थी, तो उसने जो है वो कॉपर करेंसी, इस तरीके से इसने जहां पना एक शहर बनाया, मेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। जहां पना, अ सिटी, जहां पना इज बिल्ट बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक, ठीक हो गया। और फिर इसने जो है ना एक ट्रैवलर थे, आपने सुना होगा, इब्ने बतूता, उनको चाइना का एम्बेसडर भी बना दिया। ठीक है, इब्ने बतूता को चाइना का एम्बेसडर बना दिया। ही मेड इब्ने बतूता द एम्बेसडर ऑफ चाइना। इब्ने बतूता की एक बुक भी है रेला के नाम से। इब्ने बतूता बुक नेम रेला। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि जूनाबाद शहर भी बन गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के ये कारनामे यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रूलर आता है, ठीक है, ये 51 तक गया। इसके बाद नेक्स्ट रूलर हमारे पास फिरोज शाह तुगलक आया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ये नेचुरल डेथ इसकी हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। इसके बाद आया जी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ही रिवाइज जागीरदारी सिस्टम। इसके कुछ बस वैसे फीचर ही लिख लें। ही रिवाइज्ड जागीरदारी जागीरदारी सिस्टम। ये जागीरदारी सिस्टम वैसे अब्बासी डायनेस्टी से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसने इसको रिवाइज किया। ठीक है, और इसने एक हॉस्पिटल बनाया दारुश शिफा के नाम से। दारुश 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 शिफा हॉस्पिटल इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और कैनाल्स का निज़ाम बहुत बेहतर किया, नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स, हो गया। और उसके बाद इसने एक कॉइन जो है ना जित्तल के कॉइन्स इसने इजाद किए। इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड जी, टाइम पीरियड इसका 1351 से 1388 तक था। इंट्रोड्यूस्ड जित्तल कॉइन नहीं लिखा मैंने, मैं लिख देता हूँ। जित्तल कॉइन, टाइम पीरियड 1351 से 1388। 1388, 1351 से 1388।
1388। चलें जी, ये इसके कुछ कारनामे थे जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर तकरीबन 1388 के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक आ जाता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक रूलर। इसमें चार पांच छह रूलर आ जाते हैं इस डायनेस्टी में। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है। और अब ये नासिरुद्दीन जो है ना, इसका एक कजन था, उसका नाम था नुसरत शाह। ठीक है। उसने 3 साल जो है वो वार ऑफ सक्सेशन लड़ी। वो कहता था मैंने बादशाह बनना है। ठीक है। नासिरुद्दीन के कजन का नाम क्या था? नुसरत शाह। हिज कजन, ये सारे आपस में एक, ये जो फिरोज शाह और ये कजन ही थे आपस में। हिज कजन नेम वाज नुसरत शाह। नुसरत शाह। एंड 3 years he fighted fighted the war of succession। ठीक है। वार ऑफ सक्सेशन जो है वो नासरुद्दीन की किसके साथ हुई? नुसरत शाह के साथ। यानी कि वो कहता था मैंने बादशाह बनना है, वो कहता था मैंने बनना है। ठीक है। तो 3 साल तक इनकी आपस में गुत्थम गुत्था होती रही। ठीक है। तो बिल आखिर इसका नतीजा ये निकला कि नासरुद्दीन जो है वो सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से पे रूल करना उसने शुरू कर दिया, और दूसरे हिस्से पे नुसरत शाह ने रूल करना शुरू कर दिया। नुसरत शाह ने फिरोजाबाद वाली साइड काबू कर ली, और नासरुद्दीन वाले ने दिल्ली वाली साइड काबू कर ली। इनके एक टाइम पे दो दो अब रूलर चल रहे थे। एक तरफ से नुसरत शाह चल रहा था, एक तरफ से मोहम्मद शाह तुगलक चल रहा था। ठीक है। अब थोड़े से ना देखें डिवाइड होना शुरू हो गया रूल। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे चूंकि रूल डिवाइड हुआ, सल्तनत कमजोर हुई। ठीक है। सल्तनत क्योंकि एक एक पहले तो एक ही रूलर होता था, तो अब यहाँ पे दो दो रूलर आ गए। नासरुद्दीन शाह जो है वो दिल्ली पर, दिल्ली और इसके मुल्का जितने भी स्टेट्स थी उस पर हुकूमत कर रहा था, और ये जिसका कजन था नुसरत शाह, ये फिरोजाबाद। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी दौर में जब नासरुद्दीन शाह आया 1388 से, इसका टेन्योर लिख लेंगे 1388। 1388 से 1412। ये वैसे मेन जो है वो फिर नासरुद्दीन ही कहलाता था रूलर। ठीक है। 1388 से 1412। ठीक है। अब हुआ क्या कि इसने जाना तो 1412 तक था नासरुद्दीन शाह तुगलक ने, यानी कि टेन्योर तो इसका 1412 तक है। लेकिन जैसे ही 1388 के बाद 10 साल गुजरे और 1398 का टाइम पीरियड आया। ठीक है। यानी कि ये देखे ना, इसका टाइम पीरियड है 88 से 412, तो 88 प्लस 10, 1398। जैसे ही 1398 का टाइम पीरियड आया, यानी कि 1400 साल होने में 2 साल रह गए। ठीक है। तो एक और आदमी था जिसका नाम था अमीर तैमूर लंग। ज्वाइन कर लें जी, ज्वाइन कर लें जल्दी, लेट ना ज्वाइन किया करें। कर लें जल्दी से ज्वाइन, पानी पी लें। अच्छा जी, यहाँ पे एक और रूलर आया 1398 में। अभी ये इसका दौर नासरुद्दीन शाह का ही चल रहा है। ठीक हो गया। लेकिन एक चुगताई खानदान का रूलर था जिसका नाम था अमीर तैमूर लंग। बेसिकली ये उज्बेकिस्तान से ताल्लुक रखता था। समरकंद कबीले से इसका ताल्लुक था। वहाँ पे समरकंद और बरलास कबीले से ये जुड़ा हुआ था। और इसने, असल में ये लंगड़ा था। ठीक है। ये अमीर तैमूर लंग, शायद आपने सुना भी होगा नाम अमीर तैमूर लंग। लंगड़ा था। इसका वाकया कुछ तारीख में यूं भी मिलता है कि बैठा हुआ था एक दरख्त के किनारे। इसने ना हमला किया, असल में इसने किया क्या था, नासरुद्दीन पर हमला किया था। और इसने जो है वो नासरुद्दीन को शिकस्त दी थी। नासरुद्दीन भाग गया था। ठीक है। दिल्ली छोड़ के भाग गया था। ठीक है।
और यानी कि बराए नाम का जो है ना, इसकी 1412 तक तो बराए नाम की सल्तनत रही। असल में देखे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, वो अगर कुछ साल के लिए, कुछ 5-6 महीनों के लिए बाहर चला जाए, तो वो नाम का प्रेसिडेंट तो रहता ही है ना, बेशक पीछे निज़ाम कोई और चलाता है। तो ये दिल्ली भाग गया था, जो है ना नासरुद्दीन, ये भाग गया था, दिल्ली छोड़ के भाग गया था, ठीक हो गया, बाहर चला गया। अब क्या हुआ कि अमीर तैमूर लंग ने इसको शिकस्त दी थी, तो इसलिए इसकी 1412 तक लिखी जाती है, लेकिन एक्चुअली ये 1398 में भाग गया था। क्यों? अमीर तैमूर लंग के हमले की वजह से, ठीक हो गया। और पीछे से कौन, फिर किसने रूल किया? एक और पर्सनैलिटी थी, खिजर खान, ठीक है, तो उसको अभी मैं वहां पे आता हूँ, लेकिन पहले अमीर तैमूर लंग का सुन लें कि अमीर तैमूर लंग बेसिकली उज्बेकिस्तान से ताल्लुक रखता था। मैं इधर बल्कि लिख भी देता हूँ। अब 1398 में एक और कहानी, एक और बीच में जो है ना टाइटल या एक्टर आ रहा है, अमीर तैमूर लंग। अभी हुकूमत नासरुद्दीन की चल रही है, ठीक हो गया। तो अ पर्सन, अब मैं इसको नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अ पर्सन फ्रॉम उज्बेकिस्तान, सॉरी हाँ, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। क्या नाम था? अमीर तैमूर लंग, ठीक है। इसका कबीला कौन सा था? समरकंद, या इसको बरलास भी कहते थे, बरलास ट्राइब, ठीक है। समरकंद वैसे इलाका था, कबीला बरलास था। समरकंद उसका इलाके का नाम था, ठीक है। इसने कोई 42 मुल्क फतह किए थे, ठीक है। अमीर तैमूर लंग ने के 42 के करीब कंट्रीज जो हैं वो फतह की थी। वैसे था ये लंगड़ा, तो मैं बता रहा था कि एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था एक दिन, तो पास से एक रेवड़ गुजरा, और वो जो रेवड़ था उसका जो चरवाहा था, उसने देखा, वो ना नजूमी भी था थोड़ा, उसने हिसाब किताब लगाया, बंदा काफी देर से बैठा हुआ है दरख्त के नीचे, तो वैसे ही उसका हिसाब किताब लगाना शुरू हो गया। जब उसने हिसाब किताब लगाया, तो उसने क्या किया, वो जो उसके हाथ में डंडा था ना, उनको भेड़ों के लिए डंडा जो उसने उठाया हुआ था, उसने रख के मारा उसकी टांग पे, ठीक है। एक तारीख ये मिलती है, एक तारीख में और भी वाकया के घोड़े से गिरा था, ठीक है। बहरहाल एक दो तीन रिवायतें हैं, तो उसमें से मैं एक आपको सुना रहा हूँ, मे बी ये दूसरी सही हो या तीसरी सही हो। तो बहरहाल उसने जो है ना, वो जोर से उसकी टांग पे मारा डंडा, उसकी एक टांग जो है ना वो दब गई, ठीक है, नाकिस हो गई समझे। तो उसने कहा, यार तुमने मेरी क्यों टांग तोड़ दी बैठे बैठे, मैं तो आराम से सो रहा था चुप करके। तो वो नजूमी ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में जो है ना, जो मैंने हिसाब लगाया है, तो तुम्हारी किस्मत में तो अल्लाह ने बादशाहत लिखी है, तो अब मैंने तुम्हारी टांग इसलिए दबाई है, ये तोड़ी है कि तुम टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठे हुए थे या लेटे हुए थे, तो ये नहुसत की अलामत होती है, इस वजह से तुम्हें शायद बादशाहत मिल नहीं रही थी, ठीक है, लेकिन तुम्हारी किस्मत में तो बादशाहत लिखी हुई है। तो तब वो फिर लंगड़ा हुआ, और उसने फिर को 42 मुल्क फतह किए उसके बाद, जो है ना, कहा जाता है। एक मिनट, एक ना कॉल आ रही है। अच्छा, इसने ना कोई 42 कंट्रीज जो है फतह किए, और इसी असना में इसने 1398 में हमला भी किया सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। अब थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड इसका क्लियर हो गया, अब आपको समझ आ जाएगा। तो 1398 में अमीर तैमूर, इसीलिए इसको लंग कहा जाता है, लंग मतलब लंगड़ा, ठीक है, उसी से ये लंग आई थिंक सो निकाला गया है। तो इसने जो है वो फिर सब कॉन्टिनेंट पे हमला किया, और किसको शिकस्त दी? नासरुद्दीन को, ठीक है, नासरुद्दीन तुगलक को। तो ये आता है कि नासरुद्दीन तुगलक को किस पर्सन ने शिकस्त दी? अमीर तैमूर लंग ने। कॉल सुन ही लो। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम ताया जान। जी। जी क्या हाल चाल? नहीं, मैं सजाद इधर बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ जी। अपनी सेहत सुनाए अपनी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, और घर भी सब खैरियत है? भाईजान ठीक है? बाकी भाई इमरान, बाजी सब ठीक ठाक? रहने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेहतरीन, दुआएं आपकी, फर्स्ट क्लास।
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जी? आप ये आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, एक ज़रूरी कॉल आ गई थी बीच में। तो मैं क्या बता रहा था, कहाँ पे थे हम? अच्छा, उसको उसने शिकस्त दे दी, ठीक है। तो चलें, अब मैंने आपको स्टोरी सुना दी, अब मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ी देर। इसको हम इधर अब लिख लेते हैं, स्टोरी आपके जहन में आ गई। तो यहाँ पे लिखते हैं जी, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जी। कब हमला किया अमीर तैमूर लंग डिफीटेड नासिरुद्दीन इन 19 सॉरी 1998। ठीक है, कब शिकस्त दी? 1998 में। ऊपर कबीला शबीला मैंने उसका लिख दिया, ठीक है। उज्बेकिस्तान और बर्लाक। जी, क्या कहा है? अच्छा अच्छा, 13 अच्छा, मैं 19 लिख दिया। ठीक है गुड। 1398 में। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अब नासरुद्दीन तो भाग गया। वो मैं दिल्ली छोड़ के भाग गया। पीछे से एक आदमी ने कब्जा कर लिया जिसका नाम था खिजर खान। सल्तनत पे कब्जा कर लिया खिजर खान ने। और क्यों? और इसको क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि खिजर खान ने साथ दिया अमीर तैमूर लंग का। खिजर खान ने अमीर तैमूर लंग को कहा कि तुम नासरुद्दीन को शिकस्त दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो खिजर खान ने अमीर तैमूर लंग को साथ में लाया। अमीर तैमूर लंग ने उजाड़ कर दिया पूरे सब कॉन्टिनेंट का। और फिर उजाड़ करके निकल गया और पीछे से कब्जा जमा लिया खिजर खान ने, ठीक हो गया। तो नाउ खिजर खान जो है उसने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया, ठीक है। और 1414 में आके उसने मुकम्मल कब्जा कर लिया पूरे दिल्ली पर, ठीक है। खिजर खान कंट्रोल, बल्कि मेड द फुल कंट्रोल ऑन सब कॉन्टिनेंट इन 1414। तो आप पीछे डायनेस्टी देख रहे हैं, 1414 तक जा रही है। तो 1414 में यहाँ पे कौन आ जाता है? खिजर खान, ठीक हो गया। और पूरे 28 मई 1414 को पूरे दिल्ली पर ये कब्जा कर लेता है। इसका खिजर खान जो है वो साथ किसका देता है? तैमूर खान का, अमीर तैमूर लंग का। तो अमीर तैमूर लंग किसको भगा देता है? नासरुद्दीन तुगलक को, ठीक है। तो इस तरीके से तुगलक डायनेस्टी का यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है 1414 में जाके, जब मुकम्मल कब्जा करता है खिजर खान। और फिर अब कौन बैठ जाता है तख्त पे? खिजर खान, ठीक है। कब बैठ जाता है? 1414 में, ठीक है। तो खिजर खान जो है वो 1414 में रूलर बन जाता है। अब बेसिकली ये जो खिजर खान है, ठीक है, खिजर खान के इंतकाल के बाद ना, यानी कि खिजर खान जो है ना वो इसका फाउंडर भी कहलाता है, ठीक है, नेक्स्ट डायनेस्टी का। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी स्टार्टेड, और खिदर खान इसका फाउंडर कहलाता है। इनके पीछे तुगलक डायनेस्टी एंड हो गई। किस पे आके एंड हुई? नासरुद्दीन तुगलक पे। नासरुद्दीन तुगलक को किसने शिकस्त दी? अमीर तैमूर लंग ने। अमीर तैमूर लंग ने नासरुद्दीन को शिकस्त दी और तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई। वहां से खिदर खान ने साथ दिया अमीर तैमूर लंग का, और कुछ अर्सा उसने कंट्रोल संभाले रखा, लेकिन फुली कंट्रोल 1414 में आके संभाला। तो 1414 में आकर यहाँ से जिस डायनेस्टी का आगाज होता है वो नेक्स्ट डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी। डायनेस्टी जिसका फाउंडर खिदर खान है। फाउंडर खिदर खान। अब समझ आ गई होगी आपको, खिदर खान की भी, अमीर तैमूर लंग की भी, और तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर नासिरुद्दीन तुगलक की भी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट दरमियान में लिखने लगा हूँ नेक्स्ट डायनेस्टी का नाम सैयद डायनेस्टी। और इसका टेन्योर लिखते हैं 1414 से 1451 तक। ये टोटल डायनेस्टी गई है 1414 से 1451 तक, ठीक है, जिसे सैयद डायनेस्टी कहते हैं। ये आपने ना अच्छे तरीके से चार पांच जो डायनेस्टीज में करवा चुका हूँ, मंडे तक याद कर लेनी है। वीकेंड हमारा ऑफ होता है, सैटरडे संडे, ठीक है। मंडे तक आपने इन तमाम डायनेस्टी को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि आगे आपको मुगल समझ आए। अब सैयद डायनेस्टी है और इसके बाद लोधी आ जाएगी। ये तो हम आज कर लेंगे ना, सैयद भी कर लेंगे और लोधी भी कर लेंगे। और उससे आगे फिर एक डायनेस्टी रह जाएगी मुगल्स, ठीक है, वो हम आगे मंडे को करेंगे। लेकिन लोधी तक जो है ना वो आपने सारी डायनेस्टीज अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? खिदर खान। खिदर खान कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दी सारी स्टोरी।
ठीक हो गया। खिदर खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। इसका अपना टेन्योर 1414 से 1421 तक था। 1421 ये इसका अपना टन, वो ऊपर टोटल डायनेस्टी का टेन्योर है 1451 तक, लेकिन इसका अपना टेन्योर 1414 से 1421 तक था खिदर खान का। अब क्या होता है कि खिदर खान जो है ना, इसको एक जो पर्सनैलिटी शिकस्त देती है उसका नाम है मुबारक शाह। अब इसके बाद मुबारक शाह आया और उसने खिदर खान को शिकस्त दी। मुबारक शाह डिफीटेड खिदर खान। मुबारक शाह डिफीटेड खिदर खान। बेसिकली चूंकि यहाँ से वैसे देखे ना शाह स्टार्ट हो गए, तो बेसिकली चूंकि खिदर खान ने वो तुगलक डायनेस्टी खत्म की थी, इसलिए उसका फाउंडर नेक्स्ट डायनेस्टी का खिदर खान ही कहलाता है। तो मुबारक शाह डिफीटेड खिदर खान, ठीक है, एंड बिकेम द नेक्स्ट रूलर। एंड बिकेम द नेक्स्ट रूलर। अब मुबारक शाह की कुछ स्पेसिफिकेशन भी हैं। एक तो सबसे पहले इसने अपने नाम का सिक्का जारी किया। ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉइन ऑन हिज ओन नेम। ठीक है, अपने नाम का सिक्का सबसे पहले मुबारक शाह ने जारी किया। ठीक हो गया। फिर एक इसने बहुत बड़ा शहर बनाया जिसको मुबारकाबाद कहते हैं। मुबारकाबाद आबाद इज बिल्ट बाय मुबारक शाह। इज बिल्ट बाय मुबारक शाह। ठीक है। बल्कि ये सम टाइम जुम्मे के खुतबों में भी मुबारक शाह अपना जो है ना वो नाम दिलवाता था कि मेरा नाम लिया जाए खुतबों में भी, यानी कि इसको अपनी मशहूरी का बड़ा शौक था। ठीक है, तो जुम्मे के खुतबों में भी इसका नाम लिया जाता था बादशाह का। और फिर इस पर एक किताब भी लिखी गई, तारीख मुबारक शाही, क्योंकि इसको अपनी बड़ा शौक था मशहूरियों का, तो इस पर एक किताब लिखी गई, तारीख मुबारक शाही। ये लिखी इसने खुद नहीं थी लिखी, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी याह्या बिन अहमद ने। इसका राइटर है याह्या बिन अहमद। ठीक है, इसका राइटर का नाम है या तारीख मुबारक शाह। किताब पूछी जाती है किसने लिखी, मुबारक शाह पे लिखी गई और याह्या बिन अहमद ने लिखी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो इसमें ना इसके दौर में फिर कुछ एक आए नोबल्स। ठीक है, नोबल्स ने जो है वो मुबारक शाह को कत्ल कर दिया और इसके नेफ्यू को बिठा दिया। ठीक हो गया। उसका नाम था मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। नोबल्स, नोबल्स एक थे, कौम थी। नोबल्स किल्ड द मुबारक शाह एंड मेड हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह द नेक्स्ट रूलर, द नेक्स्ट रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि अब आ गया मोहम्मद शाह। ठीक है, और मोहम्मद शाह ने एक शख्स को, आप देखें नीचे लिख देते हैं मोहम्मद शाह ताकि आपको क्लियर हो। अब नेक्स्ट रूलर आ गया जी मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद थर्ड वन मोहम्मद शाह। पहला खिजर खान इस डायनेस्टी का, दूसरा मुबारक शाह और तीसरा मोहम्मद शाह। ठीक हो गया। मोहम्मद शाह का टन्योर जो है ये टन्योर चला वो 1421 तक चला उसका टन्योर। और आगे मोहम्मद शाह का टन्योर मेरे जहन से निकला है। चलें देख लीजिएगा, कोई एक अद्धा टन्योर आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा। तो मोहम्मद शाह का टन्योर जो है ना वो देख लीजिए कब से कब तक चलता है। ठीक है, बहरहाल मोहम्मद शाह आ गया यहाँ पे। और मोहम्मद शाह ने ना एक शख्स को गवर्नर बनाया जिसका नाम था बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी वाज द गवर्नर ऑफ मोहम्मद शाह। बहलोल बहलोल लोधी was basically the governor of मोहम्मद शाह। ये किसका गवर्नर था? मोहम्मद शाह का। ठीक हो गया। और क्या हुआ कि बहलोल खान लोधी ने जो है ना वो ये कहाँ का गवर्नर था ये भी लिख लें, ये गवर्नर ऑफ लाहौर था।
ठीक है, यानी कि जो बेलोल लोदी था कहाँ का गवर्नर था, लाहौर का, गवर्नर ऑफ लाहौर। बेलोल लोदी वाज द गवर्नर ऑफ लाहौर इन द एरा ऑफ मोहम्मद शाह। बेशक आप लिख लें, इस तरह कर लें, इन द एरा ऑफ मोहम्मद शाह, गवर्नर ऑफ लाहौर था ये। अच्छा, अब क्या हुआ कि बेलोल लोदी को इसने अपनी मदद के लिए बुलाया मोहम्मद शाह ने, और इसने कहा यार मुझसे पूरी सल्तनत कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप ऐसा करो कि थोड़ी सी ना रियासत पे नजर रखो। अगली बात तो आप सारे सियाने हैं, या नहीं है? हाँ जी, हैं सियाने, समझ गए हैं या बताने की जरूरत है? तो बेलोल लोदी ने किस पे नजर रख रही? सल्तनत पे तो नजर रखी ही सही, साथ साथ मोहम्मद शाह पे भी इसने नजर रख दी। ठीक है, और मोहम्मद शाह को भुड़का दिया, मोहम्मद शाह को इसने जनाब किल कर दिया। मोहम्मद शाह वाज किल्ड, मोहम्मद शाह वाज किल्ड बाय बहलोल लोधी। ठीक है, अब क्या हुआ? टाइम पीरियड मैंने कहा कि इसका मेरे जहन से निकल गया, देख लीजिएगा जरा, मोहम्मद शाह का, इसका जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये 1400, इतना पता है कि ये जो है ना 1400 जो है ना, मेरे ख्याल में 21 से 51 तक ही होगा। हाँ ठीक है, 1421 तक तो वो है ना, तो 51 ये आखिरी रूलर है। तो इसका लिख भी देता हूँ वैसे, यही होगा 1421 से, क्योंकि 1400 से 1421 तक वो था, 1421 से 1400, क्योंकि टोटल डायनेस्टी जो है वो 1451 तक चलती है। ठीक है, मोहम्मद ये जो शाह डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी, ठीक है, 1451। तो ये चले मैंने लिख भी दी है, अंदाजा लगा के ऊपर से, ठीक हो गया। अच्छा जी, स्क्रीन शॉट ले लें। अच्छा, यहाँ पे अब लोधी ने उड़ा दिया मोहम्मद शाह को, और लोधी खुद रूलर बन गया। ठीक है, और यहाँ से फिर आगाज हो जाता है लोधी डायनेस्टी का। ठीक है, अब शाह डायनेस्टी खत्म हो गई, यानी कि सैयद डायनेस्टी खत्म हो गई, और यहाँ से आगाज हुआ लोधी डायनेस्टी का, जो कि आगे नेक्स्ट पेज पे मैं लिखने लगूँ। हाँ जी, ले लें, लें जी लें। अब नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट हो गई जी, लोधी डायनेस्टी। अच्छा ये देखें, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल 100% एमसीक्यूज लिखवा रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डायनेस्टीज के जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ और तारीख बता रहा हूँ साथ साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 100। जी, ये लें, ये ले। मैंने आपको कहा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% सारे ही एमसीक्यूज मैं इधर लिख रहा हूँ। हो सकता है 60% हो, 50% हो, 70% हो, लेकिन ये है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डिफरेंट और जगहों से भी स्टडी करके ना, आपने जितने भी रेलिवेंट एमसीक्यूज हैं इन डायनेस्टी से रिलेटेड, वो बीच में ऐड अप कर लेने हैं। ठीक है, मैं 5 5 6 6 8 8 एमसीक्यूज तो लिख रहा हूँ साथ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आल इन आल ही लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं तो सिर्फ फोकस कर रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट पे, कि आपको कहानी समझ आए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, आपको ये पता हो कि किस बादशाह के बाद कौन सा बादशाह आया, कैसे आया, क्या तरतीब थी, किस तरीके से डायनेस्टीज चली, किन किन सन में चली, उनके ईयर्स क्या थे, उनमें जो मोटे मोटे थोड़े काम हुए या मोटी मोटी को बातें थी वो मैंने लिखी हैं। बिल्कुल बारीकी से मैं नहीं लिख रहा, बारीकी से तो देखे ना, स्टूडेंट ने खुद भी स्टडी करनी होती है। जब आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो टीचर जो होता है वो आल एंड आल तो नहीं पढ़ा देता, वो तो आपको जस्ट गाइड करता है। बाकी ज्यादा स्टडी तो स्टूडेंट ने खुद लाइब्रेरी में जाके या उसको सर्च करके करनी होती है। तो ये डायनेस्टीज एक दफा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दी है। अब इसका फायदा क्या होता है कि अब आपको पढ़ने में मजा आएगा। आप कोई भी आप पाक स्टडी की बुक उठाएंगे हिस्ट्री की, तो आपको समझ आती जाएगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इस एरा की बात हो रही है, स्लेव डायनेस्टी की बात हो रही है, खिलजी की बात हो रही है, उनको ऐसे शिकस्त हुई थी, अमीर तैमूर लंग ऐसे आया था उसने ये। तो मैं मुख्तसर वाकया बयान करके जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये आल आल नहीं होता। ठीक है, इससे इसमें भी काफ़ी एमसीक्यूज रह जाते हैं, वो आपने खुद क्लियर करने होते हैं मुख्तलिफ बुक से या मुख्तलिफ पास्ट पेपर से। जब एमसीक्यूज आप देखें कि ये आया हुआ है, तो उसको उधर से उठा के इधर नोट कर लें। ठीक है, तो ये तरीका होता है सही तरीके से पढ़ने का। मेरी बात समझ आ रही है सबको? हाँ जी, क्लियर हो रहा है। चलें जी, अब नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती है हमारे पास, लोधी डायनेस्टी। ये सेकंड लास्ट डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी जो है ये 1451 से 1526 तक, 1451 टू 1526 ये चलती है जी लोधी डायनेस्टी। 1551 से
पानी 1551, 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी, ठीक है। और इसका कौन है फाउंडर जी? अभी लास्ट में मैंने कौन सा बताया है? बहलोल खान लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी, जिसने शिकस्त दी कौन से शाह को? फाउंडर ऑफ मोहम्मद शाह को। फाउंडर ऑफ फाउंडर वाज बहलोल लोधी। ये था क्या? मोहम्मद शाह के दौर में लाहौर का गवर्नर था। हम्म, अच्छा जी, बहलोल लोधी अब आ गया। ये वैसे अफगान सरदार था, अफगान सोल्जर था, ठीक है। ही वाज फ्रॉम अफगान, बल्कि अफगान भी लिख देता हूँ, एंड अफगान सोल्जर था बेसिकली ये, अफगान सोल्जर, ठीक हो गया। और इसने बिहार और बंगाल को भी फतह किया था। ही कंकर्ड, अपने इस सोल्जरशिप में ही कंकर्ड बिहार एंड बंगाल। ये दो बड़े सूबे थे सब कॉन्टिनेंट के, बिहार एंड बंगाल, ठीक है, बिहार एंड बंगाल। फिर ये है कि इसने जो कैपिटल है वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया। दोबारा दिल्ली पे आ गया था कैपिटल, ये सैयद डायनेस्टी के दौर में। दोबारा इसने दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया कैपिटल, कैपिटल शिफ्टेड दिल्ली फ्रॉम फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ठीक है, टू आगरा। और इसने खैर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज रिफॉर्म भी काफ़ी की, ठीक है। एक और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बहलोल खान लोधी का, गज़े सिकंदरी किसने इजाद किया? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक पैमाना था जिसे गज़े सिकंदरी कहते थे। सिकंदरी मतलब बादशाहों का पैमाना, ठीक है। तो ये इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, गज़े सिकंदरी, ठीक है, गज़े सिकंदरी। सिकंदरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लोधी, बहलोल खान लोधी, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि जो जिजिया है वो इसने दोबारा जारी किया। पहले जिजिया नहीं लिया जाता था। जिजिया किसे कहते हैं? एक फिदिया होता है और एक जिजिया होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक फिदिया होता है और एक जिजिया होता है। हाँ जी, बताएं, फिदिया और जिजिया में क्या डिफरेंस है? ये आया भी हुआ था पेपर में, बताएं जी। बताएं, किसको पता है? वालेकुम सलाम। हम्म। हम्म। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो एक किसके लिए और एक किसके लिए? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। फिदिया, फिदिया जो है ना, वो कैदियों को आज़ाद कराने के लिए दिया जाता है। जिस तरह बदर के कैदियों को आज़ाद करवाने के लिए डैश मुकर्रर किया गया, जिजिया या फिदिया? फिदिया, ठीक है, आप समझ आ गई। और जो नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स होता है वो जिजिया कहलाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं ना, तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी या मुसलमानों की सिक्योरिटी तो हासिल कर रहे हैं ना, तो मुसलमानों से जो टैक्स लिया जाएगा तो नॉन मुस्लिम से उससे इजाफी टैक्स लिया जाएगा। वो नॉन मुस्लिम से इजाफी टैक्स लिया जाता है उनको सिक्योरिटी देने के लिए, वो जो है वो जिजिया कहलाता है। इम्प्लीमेंटेड जिजिया अगेन, इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं नॉन मुस्लिम टैक्स। ये मुसलमानों पे नहीं लगता, ये नॉन मुस्लिम्स पे लगता है, ठीक है। जबकि फिदिया जो है वो कैदियों को आज़ाद कराने के लिए होता है, वो भी होता है टैक्स की एक किस्म है, लेकिन वो। अच्छा जी, नेक्स्ट। एक टेम्पल है, एक मंदिर है, जैसे नगर कोट मंडल टेम्पल कहते थे।
नगरकोट, नगरकोट टेम्पल, ये किसने बनाया? इसने टेम्पल, ठीक है, बहलोल खान लोधी ने, नगरकोट टेम्पल। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि उसके बाद बहलोल खान लोधी जो है, इसके बाद नेक्स्ट रूलर आ गया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, इसका बेटा सिकंदर लोधी। ये नेचुरली चला गया, सिकंदर लोधी। ठीक हो गया, सिकंदर लोधी। अच्छा, बहलोल खान लोधी का अपना टेन्योर तो आपने लिखा नहीं। 1451 से लेके 1499 तक कितना टाइम रह गया जी? चलने, बस ये लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इसका अपना टेन्योर है, 1451 से स्टार्ट हुई थी ये डायनेस्टी, 1451 टू 1489। ये इसका अपना टेन्योर है, 1489। फिर 1489 से 1517 सिकंदर लोधी। 1489 टू 1517, इसने जाना कहाँ तक है? 1526 तक। ये आ गया सिकंदर लोधी। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि सिकंदर लोधी के जो है ना वो इतना कोई नहीं स्पेसिफिकेशन। फिर इसका बेटा आ गया नेक्स्ट। अब टाइम कम है, मैं इस पे वैसे एक दो बातें हैं लेकिन कोई नहीं, वो इतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी भी रेलिवेंट, टाइम कम है। अब मैं इसके बेटे पे आता हूँ। सिकंदर लोधी का आगे बेटा आ गया, इसका बेटा जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इसका टर्नओवर लिख लें जल्दी से। इब्राहिम लोधी का टर्नओवर 1517 से 1526। तो 1526 देखें मुकम्मल हो गया, 1517 टू 1526। अब इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? एक तो ये लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, डायनेस्टी। ठीक हो गया। और मुगल से पहले जो दूसरी डायनेस्टीज थी उन्हें सुल्तान कहा जाता था। तो जो सुल्तान एम्परर थे उनका भी ये लास्ट ही रूलर था। ठीक है, सुल्तान के बाद मुगल्स आ गए ना, यानी कि मुगल से पहले जितने भी बादशाह थे उन्हें सलातीन कहा जाता था, सलातीन दिल्ली। उसके बाद जो आए मुगल्स आए उन्हें मुगल्स कहा जाता था। ठीक है, मुगल बादशाह। तो इसका मतलब है जितने भी सलातीन दिल्ली आए 1206 से, जो हमने स्टार्ट किए स्लेव डायनेस्टी थी, वो सारे सलातीन दिल्ली थे। इसका मतलब है सलातीन दिल्ली का भी ये आखिरी रूलर था। ठीक है, लास्ट आल्सो वाज द लास्ट रूलर ऑफ सलातीन, सलातीन दिल्ली। ठीक हो गया, लास्ट रूलर ऑफ सलातीन दिल्ली। अच्छा जी। अब एक ना लाहौर के जो है ना गवर्नर थे, लाहौर पंजाब के कह लें, पंजाब या लाहौर के, दौलत खान लोधी। ठीक है, दौलत खान लोधी ने क्या किया कि इन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया जिसका नाम था जहीरुद्दीन बाबर, द गवर्नर ऑफ लाहौर, दौलत खान। ये दौलत खान लोधी को चिढ़ थी इब्राहिम लोधी से। दौलत खान लोधी कॉल्ड बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, पूरा नाम लिख लें, मैं सिर्फ बाबर लिख रहा हूँ। ठीक है, बाबर को बुलाया और उसको कहा कि किसी तरीके से इब्राहिम लोधी को हटाओ। ठीक है, इसके साथ जंग करो। तो बाबर जो है वो अपनी फौज लेके आया इब्राहिम लोधी से जंग करने के लिए। इधर से इब्राहिम लोधी भी आया। और ये सब कॉन्टिनेंट में एक प्लेस है जिसे कहते हैं पानीपत। तो पानीपत के मकाम पे इन दोनों की लड़ाई हुई, इब्राहिम लोधी की किसके साथ? बाबर के साथ। बाबर कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। ठीक है, इब्राहिम लोधी कहाँ से आया था? इधर से, इंडिया से। दोनों एक जगह पे इकट्ठे हुए पानीपत के मकाम पे, वहां पे दोनों भिड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आया जनाब बाबर, डिफीटेड, बाबर ने शिकस्त दी किसको? लोधी को। और बाबर ने बुनियाद रखी मुगल सल्तनत की, जहीरुद्दीन बाबर ने। और अब आगे मुगल्स आ जाएंगे 1526 से 1857 तक। तो मैंने वैसे समराइज यहीं पे कर दिया है ताकि टाइम खत्म हो जाए तो आपको पता चल जाए। तो वैसे अब मैं लिख रहा हूँ, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी।
ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि बाबर ने किसको शिकस्त दी, इब्राहिम लोदी को। कहाँ दी? एट पानीपत। किस मकाम पे दी? पानीपत। पानीपत की लड़ाई पे, ठीक हो गया। और ये सन कौन सा था? 1526। ठीक है, 1526 में शिकस्त दी, जब लोधी डायनेस्टी का इख्तिताम हुआ। और ये भी क्वेश्चन है कि लोधी डायनेस्टी का इख्तिताम कब हुआ? 1526 में, ठीक हो गया। और फिर क्या हुआ? कितने मिनट हैं जी अभी? जी 1 मिनट है। तो चलें, बहरहाल ये है कि लोधी ने हाथी इस्तेमाल किए। लोधी के पास हाथी थे, बाबर के पास जदीद तोपें थी। उधर से तोपों के फायर होते थे तो हाथियों को समझ ही नहीं लगती थी आगे से क्या चीज आ रही है, क्योंकि नई चीज थी ना। हाथी अपने अपने पैरों पे ही वापस दौड़े। अपने पैरों पे ही वापस दौड़े तो अपनी फौज को उन्होंने कुचल डाला। हाथी घबरा गए बेचारे कि आगे से क्या चीज पड़ रही है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से इब्राहिम लोधी को शिकस्त हो गई और आगे दौर स्टार्ट होता है मुगल का। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट मिलते हैं मंडे को।